हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे हैं, बेहतर हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 8 की एक बुक है लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेस की, और इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ख़त्म कर चुके थे और चैप्टर नंबर जो 5 है आपका क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग जो है कि द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, यहाँ से पढ़ना था। इससे पहले जो हेडिंग्स है उसका मैंने वीडियो बना दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसको भी उसका लिंक मैंने दिया हुआ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं और उसको भी आप देख सकते हैं। जब चैप्टर लंबा होता है तो मैं 2 से 3 पार्ट में उसका वीडियो बनाता हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए इस हेडिंग को टेकअप करते हैं और पढ़ते हैं। The Industrial Revolution, which started in Europe in 18th century, had a tremendous historic impact. तो कह रहा है कि जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी उद्योग धंधों में जो तेज़ी आई, जो रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जो बहुत अथाह परिवर्तन आया, ठीक है, उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट भी पड़ा। उसका ऐतिहासिक प्रभाव जो है कि साफ साफ दृष्टिगोचर होता है और 18th सेंचुरी में ये यूरोप में हुआ था। इट फॉर एवर चेंज द वे गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड। जैसे सामान पहले उत्पादित होते थे, जैसे सामान पहले बनते थे, घरेलू यूज़ के सामान, कपड़े लत्ते, जो भी चीज़ें होती थी जब वो बनते थे, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो सामान बनने की जो प्रक्रिया थी, जो सामान के प्रोडक्शन का जो सिस्टम था, वो टोटल चेंज हो गया और एक नए प्रकार से बनने लगा, लीडिंग टू डीपर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो उसके थ्रू क्या हुआ कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होते चले गए। पहले हाथों से सामान बनाए जाते थे, लेकिन जब सामान मशीनों से बनने लगे, ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया और सोशल जो चेंजेस थे वो भी आए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बढ़ा, उद्योग धंधे जब बढ़े, फैक्ट्रियां जब लगीं, तो मार्केट में पैसा आया, बिजनेसमैनों की संख्या बढ़ने लगी, पूंजीवादियों की संख्या बढ़ने लगी, हर कोई बिजनेस करने लगा। जब हर कोई बिजनेस करने लगा तो मार्केट में पैसा आने लगा, और जब मार्केट में पैसा आने लगेगा तो सोशल जो लेवल, रहन सहन का जो स्तर है वो बढ़ेगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग पैसा खर्च करते हैं, और जब पैसा जब खर्च करते हैं तो पैसा मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके पैसा बूम होता है, ठीक है। देयर वॉज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स। ये जो समय था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हैंडमेड गुड्स से मशीन मेड गुड्स का ये सफ़र था। यानी जो सामान पहले हाथों से बनाया जाता था, तो हाथों से बनाने में समय लगता था, उसमें कारीगरी लगती थी और बहुत बड़े लेवल पे उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि हाथों से बनाना पड़ता था। तो जब ज़्यादा ऑर्डर हुआ करता था तो ज़्यादा लोग चाहिए होते थे, ज़्यादा समय भी चाहिए होता था। लेकिन जब मशीनों से चीज़ें बनने लगीं, जब चीज़ें मशीनों से बनने लगीं, तो मशीन एक रहेगी या 10, उससे फ़र्क नहीं है। एक मशीन सैकड़ों लोगों के बराबर उतना काम जो है कि कर देती थी। तो जब मशीनों से सामान बनने लगे, तो जब मशीनों का आविष्कार हो गया, जब मशीनों की खोज हो गई, जब मशीन बनने लगे, तो उससे जो सामान बन रहे थे उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, क्वालिटी तो अच्छी होती थी, फिनिशिंग टच उनका जो है कि ज़बरदस्त होता था, अट्रैक्टिव दिखते थे, वो दिखने में अच्छे दिखते थे, दिखने में अच्छे लगते थे। द स्पिनिंग जेनी एंड कॉटन मिल वेयर जस्ट फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ मशीन विच रेवोल्यूशनाइज्ड प्रोडक्शन। तो स्पिनिंग व्हील, ठीक है, घूमने वाली जो चक्री है, जिसे सूत वगैरह कहा जाता है, स्पिनिंग जेनी उसको कहा जाता था, और कॉटन की मिलें, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को दिखाती हैं और जिन्होंने प्रोडक्शन को अचानक से बढ़ा दिया था। फ्रॉम ए वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय हैंडमेड गुड्स क्राफ्टेड बाय आर्टिसंस इन देयर वर्कशॉप। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हाथों से सामान बनते थे तो कारखानों में बहुत सारे आर्टिसन, बहुत सारे कलाकार, कलाकृति बनाने वाले, बहुत सारे मजदूर, ठीक है, उसमें लगाए जाते थे, ठीक है। तो जब लगाए जाते थे तो कम उत्पादन हो पाता था। लेकिन जब मशीनें आई, मशीनों का जब समय आया, जब फैक्ट्रियां पड़ने लगीं, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आपका होने लगा। और मशीनों को चलाने में कम पैसा लगता था, बस एक ही बार सेटअप करना होता था, एक बार सेटअप हो गया फिर प्रोडक्शन अपना चालू रहता था। कम से कम दाम में काम जो है कि ले लिया जाता था। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स लाइक मैनचेस्टर बिकेम हब्स ऑफ द प्रोडक्शन।
और जो लंदन में जो आपका मैनचेस्टर सिटी है, ठीक है, वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए, सूती कपड़ों के लिए और कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाने लगा और एक हब सेंटर के रूप में वो विकसित होने लगा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन The Industrial Revolution led to the improvement of the standard of living as goods became cheaper and accessible to more people. तो जब मशीनों से सामान बनने लगे तो उनके प्रोडक्शन में खर्चा कम आता था। जब खर्चा कम आता था तो सामान मार्केट में सस्ते बिकते भी थे, और जब सामान सस्ते मार्केट में बिकते थे, मार्केट में सामान जब सस्ते हो जाते थे तो सबकी पहुंच में आ गए थे, सब कोई आसानी से उन चीज़ों को खरीद लेता था। अब आप एक को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि केवल आईफोन्स बिकेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत होता है, वो जल्दी आसानी से हैक नहीं होते, और चाइनीज़ फ़ोन सारे बंद हो जाएंगे। तो आप इमेजिन करिए कि जब केवल आईफोन बिकेंगे और केवल सैमसंग के फ़ोन बिकेंगे तो उनके फ़ोन महंगे होते हैं। तो अगर चाइनीज़ फ़ोन बिकने बंद हो जाए, रेडमी वगैरह, ओप्पो वगैरह की फ़ोन अगर बिकने बंद हो जाए तो क्या सब लोग फ़ोन ख़रीद लेंगे? निश्चित रूप से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एप्पल का फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो सैमसंग के महंगे फ़ोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। जब से चाइनीज़ फ़ोन शाओमी, रेडमी वगैरह, ओप्पो वगैरह जब से बनने लगे, तब से क्या हुआ कि आसानी से हर भारतीय के हाथों में फ़ोन जो है कि आ गया। 20-25 हज़ार के जो फ़ोन थे वो 8-9 हज़ार, 10 हज़ार रुपये के फ़ोन में आप मिलने लगे, और लगभग सबके हाथों में स्मार्टफोन आ गया। तो यही फ़र्क है। जब मास लेवल पर जब प्रोडक्शन होता है, बहुत बड़े लेवल पर जब प्रोडक्शन होता है, उसमें खर्चा कम आता है, और खर्चा कम आता है तो लोगों तक सामान पहुंचने लगता है। तो यही हाल उसमें इंग्लैंड में भी हुआ। हर गरीब से गरीब और मिडिल क्लास फैमिली तक जो है कि सामान पहुंचने लगे। अब जब सामान पहुंचने लगे तो लोग ख़रीदारी जो है कि जम करके करने लगे। People began to migrate from villages to towns। तो होने क्या लगा कि जब शहरों में आमदनी जब बढ़ गई, जब इनकम बढ़ गया और बिजनेस फलने फूलने लगा, तो लोग क्या करने लगे कि गांव देहात को छोड़ करके शहरों में जा कर के बसने लगे और उन फैक्ट्री में जा कर के काम करने लगे। तो जो भी फैक्ट्रियां थीं उसके आसपास जो खाली जगहें थीं, उनमें जो है कि छोटे छोटे शहर बसा दिए गए, छोटे छोटे टाउन बसा दिए गए। और उन टाउनों में यही जो लोग जाते थे, गांव छोड़ करके जो जाते थे पैसा कमाने के चक्कर में बाहर शहरों में, तो वही लोग वहाँ जा कर के रहते थे। तो एक नया टाउनशिप बस गया, ठीक है, मज़दूरों का और कारीगरों का। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वेयर प्लेंटीफुल। तो मैंने वही बताया कि चूँकि जब शहरों में फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगने लगी तो काम ज़्यादा मिलने लगा, काम की संभावना ज़्यादा थी, तो वो लोग वहाँ माइग्रेट करने लगे। However, the social bonds forested by centuries of villages life began to break down। और जो गांव का जो जीवन था, जो परंपराओं वाला जीवन था, जो पुराना जीवन था, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगा। मान्यताएं बदलने लगी, परंपराएं बदलने लगी। The rise in the population in towns was not in proportion to the development of infrastructure। इससे एक थोड़ा नुकसान ये हुआ कि जिस हिसाब से गांव गांव छोड़ छोड़ कर लोग शहरों में जाके बसने लगे, वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ाने लगे, उतने हिसाब से उस स्पीड से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सुख सुविधाओं का जो है कि फैसिलिटीज़ का विकास नहीं हो पाया। सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती थीं, लेकिन लोग अचानक शहर में ज़्यादा बढ़ जाते थे। जो 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ था, वही इस समय आपकी इंडिया में हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे परिवार जो है करके गांव छोड़ करके शहरों में जाके बस रहे हैं, ठीक है। दिल्ली हो गया, पूना हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है। इन शहरों में लोग जा करके, नोएडा हो गया, इन शहरों में जा करके लोग बस रहे हैं, और वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। जाना मजबूरी है, क्योंकि जॉब वहीं पे ज़्यादा मिलेगा, और गांव देहात के एरिया में जॉब आपको कम मिलता है, या मनमाफिक जॉब आपको नहीं मिलता है। जॉब तो बहुत है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है कि हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम ये काम करेंगे। हालांकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। फैक्ट्री वर्कर्स ऑफन लिव्ड इन ए wretched conditions, वर्कड लॉन्ग आवर्स एंड वेयर नॉट पेड डिसेंट वेजेस। तो जब ज़्यादा लोग आने लगे, जब भीड़ भीड़ बढ़ने लगी, तो फैक्ट्री मालिकों के पास ऑप्शन भी बढ़ने लगा। तो वो कम पैसे देते थे और काम ज़्यादा लेते थे। तो लंबे लंबे घंटे उनसे काम करवाए जाते और उनको पैसा कम पे किया जाता था, ठीक है। पुअर सैनिटेशन लेड टू डिजीजेस। और जिन क्वार्टर्स में वो रहते थे,
फैक्ट्री के आसपास जो वर्कर रखे जाते थे, वर्करों का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। फैक्ट्री मालिक को सिर्फ पैसे से मतलब था, सिर्फ आमदनी से मतलब था। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा माल बिके, सामान बिके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो कमाएं। ठीक है। तो धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगीं और जो बच्चे थे वहाँ पे, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उन्हीं फैक्ट्री में भी उनको भी काम मिलने लगा, क्योंकि परिवार को लालच आ गया कि अगर भाई माँ बाप काम कर रहे हैं, 2 बेटे हैं और उनको भी काम पे लगा दिया जाएगा तो कुछ और एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। तो इस चक्कर में जो उनकी कंडीशन थी लेबर्स की या जो वर्कर्स की, जो गांव छोड़कर शहर में गए थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे लोग वहाँ फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब आपका अगला जो हेडिंग है वो आपका है इम्पैक्ट ऑन द अदर कंट्रीज़। ठीक है, इस पर देख लीजिए भाई। कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द अदर कंट्रीज़। ब्रिटेन में या यूरोप में, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उसका जो है कि प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। इट क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा बनने लगीं, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, तो सामान बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो कम पड़ने लगे। मर्चेंट ऑल्सो लुक्ड फॉर न्यू मार्केट्स टू एब्जॉर्ब मास प्रोड्यूस्ड गुड्स। और एक जगह का मार्केट, जब बहुत सारी दुकानें हो जाएंगी, जब बहुत सारा प्रोडक्शन आ जाएगा, जब बहुत सारा सामान बिकने लगेगा, तो एक जगह का मार्केट सेचुरेट हो जाता है, फिर उस मार्केट में डेवलपमेंट नहीं होते हैं। तो जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, जो सौदागर थे, वो नए नए मार्केट की तलाश करने लगे, नई नई जगहों की तलाश करने लगे, जहाँ के लोगों ने वो सामान पहले नहीं देखा था, वहाँ खुले मार्केट में ले जाके बेचने लगे, नए नए देशों में ले जाके बेचने लगे, जिनके यहाँ के लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं था। This led to a race among European countries to acquire colonies where they could establish political control so that they could use the revenue generated by these colonies to fuel their industrial growth. तो इस चक्कर में क्या हुआ कि पहले वो दूसरे देशों में व्यापार करने पहुंच गए, अपना अपना सामान का सैंपल लेकर के वे पहुंच गए। वहाँ के राजाओं से या जो भी वहाँ पे पावर में होता था, उससे परमिशन लेकर के उनके कंट्रीज़ में व्यापार करने लगे, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बना करके अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहाँ की व्यवस्था कमज़ोर है, राजा कमज़ोर हैं, आसानी से इन पर कब्ज़ा किया जा सकता है, तो इन्होंने वो भी काम भी कर लिया, आसानी से कब्ज़ा भी कर लिया। तो जो हिस्सा ज़मीन का ये कब्ज़ा करते थे उनको इनकी कॉलोनी कहा जाता था। धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पे कब्ज़ा कर लिया, तो इंडियन कॉलोनी हो गई, वो इनकी वो कॉलोनी हो गई। तो जो कब्ज़ा कर लेते थे तो यहीं से कच्चा माल बनाते और फ्री में ले लेते, क्योंकि राज उनका था, और इंग्लैंड कच्चा माल भेजते, वहाँ से अच्छे सामान बन करके पूरे कंट्रीज़ में, पूरे संसार को बेचते थे। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कुड नॉट बी कम्पीट विद दीज। तो जब ये सब काम हो रहा था, तो जिस कंट्री को गुलाम बनाते थे, जिस कंट्री को जीत लेते थे, वहाँ के जो लोकल कारीगर होते थे और उनका जो प्रोडक्शन होता था, वो जो सामान जो बनाते थे, वो थोड़े महंगे बनते थे, क्योंकि हाथों से बनाते थे, और मशीनों से जो सामान बनते थे वो सस्ते होते थे, तो प्राइस का मुकाबला इनमें नहीं हो पाता था। ठीक है, वो सस्ते सामान थे तो ज़्यादा बिकते थे, ये थोड़े सामान महंगे पड़ते थे तो महंगा सामान को लेना नहीं चाहता, ये चीज़ें होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू इम्पीरियल पावर्स एंड कॉलोनीज। इस हिसाब से देखा देखी यूरोप के जो अदर कंट्रीज़ थे, फ्रांस हो गए, डेनमार्क हो गए, पुर्तगाल हो गए, पोर्टुगीज़ जिसे कहते हैं, उन्होंने भी जो है कि क्या किया कि दूसरे देशों पे अटैक करके, दूसरे देशों पे कब्जा करके कॉलोनियाँ बनाने का सिलसिला एक चलता गया। और जो कंट्री कॉलोनी बनती थी वो धीरे धीरे गरीब होती चली जाती थी, क्योंकि इसका सारा रॉ मटेरियल्स, जो भी रिसोर्सेज होते थे, जो संसाधन होते थे, ठीक है, वो ये यूज़ करके और अपने देश में भेजते रहते थे, पैसा वगैरह सब यहाँ से भेज देते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। अगला जो आपका हेडिंग है, ठीक है, वो है आपका ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो ये देखते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया को हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कि 15-15, 20-20 मिनट की मैं वीडियोज़ बनाऊंगा, भले ही मुझे 4 या 5 वीडियो बनाने पड़े एक चैप्टर पे, लेकिन एक एक चीज़ आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में,
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो दिल खोल के इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो का जिक्र करिए। और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में उस शहर का नाम लिख के आप मुझे ज़रूर बताइए। या कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन मुझसे आप बेखटक जो है कि पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, आबाद रहिए, खुश रहिए।